everybody and welcome back to my channel again. In this video I'll be discussing FPDs and it is part 2 synopsis. प्रीवियस वीडियो में हमने जो बात करी थी इंट्रोडक्शन की बात करी थी और मैं एक्चुअली कंटिन्यू कर रही थी फर्स्ट वीडियो में ही इसको, बट बिकॉज ऑफ एन एरर जो वीडियो है वो सेपरेट बन गई, तो दैट्स व्हाई आई एम कवरिंग दिस इन माई सेकेंड वीडियो, दैट इज़ सेकेंड पार्ट. सो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए ताकि आपकी कंटिन्यूशन बनी रहे. And the people who are new on my channel watching this video for the first time, I want to say that I'm a dentist and I cover all the subjects of dental in this one channel. If you are studying in your different year, first, second, third year, you can watch my videos because all these videos can enhance your knowledge and can also help in your university exams. Along with this, if you are going to give any higher exams, you definitely get a subscription of this channel. And don't forget to hit the notify button, as every time I upload a video, you will get notified. So, previous video में मैं actually आपको FPD का photo दिखा रही थी. So, this is the actual photo, like how it looks. You can see over here that we have discussed the parts of FPD. We have discussed retainer, we have discussed Pontic, we have discussed abatement, we have discussed that in between retainer and Pontic we have connections, that is connector. So this part I have told you in the previous video. So in this video we will be discussing कि आगे कैसे FPDs में क्या चीज़ें होती हैं उसको डिटरमाइन करती हैं, कौन से टूथ सपोर्ट हमें लेना चाहिए, कहाँ पे सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, मटीरियल कौन सा यूज़ करते हैं FPD बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस इज़ द बेसिक थिंग, लाइक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि FPD दिखती कैसे है. इसमें मेन जो चीज़ रहती है ना FPD में वो होती है अबाटमेंट सिलेक्शन और फिर उसका प्रिपरेशन, ताकि उसके ऊपर हम क्राउन लगा सकें. तो वो जो टूथ प्रिपरेशन होती है दैट इज़ द मेन थिंग. और अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो टूथ प्रिपरेशन पे आप पे क्वेश्चन पक्का आएगा, या तो प्राइमरी पे आएगा या फिर मोलर पे आएगा. मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर या मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर मोस्ट ऑफ द टाइम ही आते हैं. उनका टूथ प्रिपरेशन के बारे में पूछते हैं कि कैसे रिड्यूस करना है, कौन सा सरफेस कितना रिड्यूस करना है, कौन से बर्स यूज़ करने हैं. एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ नीट एग्ज़ाम और एनी अदर एग्ज़ाम, वहाँ पे आपसे अबाटमेंट के पे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं. सो लेट्स डिस्कस. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव कवर्ड इन माय प्रीवियस वीडियो. और इस वीडियो में हम कैंटिलीवर अबाटमेंट से स्टार्ट करेंगे, फिर पायर अबाटमेंट और टिल्टेड अबाटमेंट्स कवर करेंगे. सो कैंटिलीवर अबाटमेंट क्या होता है, लेट मी शो. कैन यू सी दिस पिक्चर कि अगर हमारे पास एक साइड पर, मतलब दो साइड पर दांत नहीं है और हम उन्हीं दोनों दांतों में एक को हम अबाटमेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं, दूसरे वाले दांत से एक्चुअली प्लेस कर रहे हैं, एक से सपोर्ट ले रहे हैं, एक से प्लेस कर रहे हैं, तो उसको हम कैंटिलीवर ब्रिज बोलते हैं. एडजेसेंट होना बहुत ज़रूरी है इसमें, ये इसका मेन चीज़ होता है. एक क्राउन, एक पॉन्टिक, लाइक we have placed a implant over here, so that is can be a cantilever abutment. And here you can see कि एक दांत पर अगर फोर्स लगती है तो वो दूसरे दांत पर भी ट्रांसफ़र होती है. ओके, सो फोर्सेस ऑन द पॉन्टिक ऑफ अ कैंटिलीवर फिक्स पार्शियल डेंचर sent to the tip of the fixed partial denture or to the abutment teeth. So let's discuss in detail what is abutment. Cantilever bridge has an abutment at one end only, with the other end of the pontic remaining unattached. एक चीज़ आपकी अटैच होगी, एक चीज़ आपकी अनअटैच होगी. जैसे कि अगर ये है दो टूथ क्राउन्स एक साथ हैं, तो एक चीज़ तो अटैच करेंगे हम और एक को हम फ्री रखेंगे जस्ट एज पॉन्टिक. द सिलेक्शन ऑफ कैंटिलीवर अबटमेंट इज़ मोर क्रिटिकल बिकॉज इट हैज़ टू विदस्टैंड मोर देन नॉर्मल फोर्सेस. काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस इनको विदस्टैंड करनी पड़ती हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है इनको क्रिटिकली प्रिपरेशन होती है इनकी. ऐसे नहीं कि भी कहीं पे भी आप कैंटिलीवर लगाना शुरू कर देंगे, स्पेसिफिक जगह पे अगर कोई स्पेसिफिक दांत मिसिंग है तभी यूज़ होता है. द आइडियल कैंटिलीवर सिचुएशंस इंक्लूड रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर इंसाइजर एंड कैनाइन सपोर्ट. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कि अगर कैनाइन और लेटर इंसाइजर दोनों एक साथ मिसिंग है तो उस सिचुएशन में वी कैन यूज़ कैंटिलीवर अबटमेंट्स. रिप्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट प्रीमोलर विद सेकेंड प्रीमोलर एंड फर्स्ट मोलर सपोर्ट. ओके, नाउ
सफिशेंट अमाउंट ऑफ टूथ स्ट्रक्चर, मोर देन एवरेज बोन सपोर्ट शुड बी प्रेजेंट। काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है इसमें, तो बोन आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। कैंटिलीवर ब्रिज ऑन सेंट्रल इंसाइजर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेजेंस ऑफ स्टीप पैलेटल वॉल्ट एंड डीप बाइट। कभी भी एंटीरियरली सेंट्रल इंसाइजर की जगह पे वहाँ पे कैंटिलीवर कभी नहीं देते, बिकॉज वहाँ पे बहुत ही स्टीप पैरेलल वॉल्ट होता है और डीप बाइट होती है, तो चांसेस जो सपोर्ट के होते हैं वो नहीं मिल पाता वहाँ, इसलिए सेंट्रल इंसाइजर पे कभी कैंटिलीवर नहीं देते। देयर शुड बी सफिशिएंट स्पेसिंग ऑफ द एंटीरियर टीथ फॉर इट टू बी कंसीडर्ड। स्पेसिंग, प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस दैट वी नीड टू हैव अ लुक। कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ कैंटिलीवर अबटमेंट्स, अगर एंडोडोंटिकली ट्रीटेड दांत है, दांत में कोई फिलिंग है या फिर कैपिंग है, कुछ ऐसा है, उस दांत को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। टीथ विद शॉर्ट रूट्स भी हम यूज़ नहीं कर सकते। इफ स्ट्रॉन्ग अबटमेंट्स आर नॉट अवेलेबल एडजेसेंट टू द ईडेंचुलर स्पेस, स्प्रिंग कैंटिलीवर डिज़ाइंस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। सो ये इसका मॉडिफिकेशन है, या तो कैंटिलीवर प्रोवाइड कर लीजिए, लेकिन अगर आपके पास सपोर्ट कम है, वीक सपोर्ट है, तो आप उस जगह पे स्प्रिंग कैंटिलीवर यूज़ कर सकते हैं। Now let's come to a very important thing, that is pyre abutment. Let me show you first. Now this here you can see this is your pyre abutment. बीच में एक abutment, उसके दोनों तरफ edentular space, that is pyre abutment, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन दांतों को सबको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और बीच वाले स्पेसेस को पॉन्टेक्स से प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसा स्पेस जिसमें कि एक दांत है, उसके दोनों तरफ ईडेंचुलर स्पेस है, आपको सारे पे ब्रिज कैप लगानी है, तो आप बीच वाले को पायर अबटमेंट बोलते हो। ओके, सो पायर अबटमेंट इज अ सिंगल टूथ बाउंडेड बाय एंडेंचुलर स्पेसेस ऑन द ईदर साइड। द सिंगल टूथ acts as a abutment for both edentular spaces. Due to this, it is subjected to unbalanced forces which can lead to trauma of the peritonians. Okay, तो यहाँ पे एक अकेला दांत का बीच का जो दांत होता है अबटमेंट की तरह यूज़ करता है, दोनों तरफ ईडेंचुलर स्पेसेस होते हैं। इस वजह से क्या होता है, कई बार बहुत सारी अनबैलेंस फोर्सेस आ सकती हैं, जैसे कि ट्रॉमा फॉर्म ऑक्लूजन हो सकता है। Now the forces acting on one end of the processes will tend to lift the other end like a lever using the abutment as a fulcrum. I think आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, लीवर फल्क्रम। एक फल्क्रम होता है बीच में, उसके बाद एक तरफ हमारा एफर्ट होता है, और उस एफर्ट की वजह से दूसरी साइड पर एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है। बीच में फल्क्रम जिसके सपोर्ट से चीज़ें रोटेट करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नीचे जाएगी, ये चीज़ ऊपर रहेगी, और ये इसका सपोर्ट है बीच में। सो दिस इज़ अ फल्क्रम लीवर लोड प्रिंसिपल जो होता है हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बात हुई हुई है कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें बीच में एक अबटमेंट, पायर अबटमेंट है, दोनों तरफ ईडेंचुलर स्पेसेस हैं। तो जब इस सारे पे जब हम क्राउन लगाएंगे तो चांसेस होते हैं कि बीच वाली अबटमेंट से सपोर्ट लेकर के ये प्रोसेस टिल्ट हो सकता है, ये बात कर रही है। तो द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द वन एंड विल टेंड टू लिफ्ट अदर, सो इट हैज़ अ अनसीटिंग इफेक्ट ऑन द टर्मिनल रिटेनर्स। In order to prevent this, stress breaker or non-rigid connector should be provided near the abutment, पायर अबटमेंट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक कोई भी स्ट्रेस ब्रेकर या फिर कोई नॉन रिजिड अबटमेंट, नॉन रिजिड कनेक्टर्स क्या होते हैं, कनेक्टर्स मैंने आपको बताया था, ये जो चीज़ कनेक्ट कर रही होती है ये कनेक्टर्स होते हैं। अभी कनेक्टर्स फिक्स्ड भी हो सकते हैं, ये कनेक्टर्स आपके फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, नॉन फिक्स्ड भी हो सकते हैं। तो इस केस में जब इतनी बड़ी हमने क्राउन बनाया है जिसमें 3, 5, 6 क्राउन है एक साथ, तो उस केस में आपको जो आपका बीच में पायर अबटमेंट है वहाँ पे जो कनेक्टर प्रोवाइड करोगे वो नॉन रिजिड प्रोवाइड करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, अगर वो रिजिड नहीं होगा तो नॉन रिजिड होने की वजह से जो स्ट्रेसेस वगैरह पड़ रहे होंगे उस पॉइंट से डिसॉल्व हो जाएंगे, और हमारा जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो टिल्ट नहीं करेगा। अगर रिजिड होगा तो डेफिनेटली टिल्ट कर जाएगा। तो ये फ़ायदा है नॉन रिजिड कनेक्टर का। नॉन रिजिड कनेक्टर कंसिस्ट ऑफ अ की, दैट इज़ अ मेल, and a keyway, that is a female. The keyway is placed on the distal side of the pyre abutment and the key is attached to the mesial side of the pontic. Okay, and okay, so let me tell you the very common example of this keyway. क्या चीज़ है ये, टेनिस मोर्टिस करके एक
हमारे पास कीवे वाला सिस्टम होता है. दैट इज़ अ वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ दिस नॉन रिजिड कनेक्टर्स. इसमें क्या होता है, जब हमने इतनी बड़ी क्राउन बनानी है, ठीक है, यहाँ पे भी क्राउन्स लगने हैं, ये सारा इतना बड़ा क्राउन सिस्टम है, और नीचे जो हमारे पास दांत है उसमें से ये पायर अबटमेंट है, यहाँ पे स्पेस खाली है, और एक दांत यहाँ पे है और एक दांत यहाँ पे है. ठीक है, पहली बात तो हमें नॉन रिजिड कनेक्टर देना है पायर अबटमेंट पे. दूसरी चीज़ हमको क्या याद रखनी है कि हमें टेंडन मॉर्टिस, मतलब ये जितना बड़ा क्राउन बना है ना, इसमें 2 यूनिट्स हो जाएंगी, एक यूनिट ये और एक यूनिट इनकी. अब क्या होगा, अगर मान लो ये मीजल साइड है, ये डिस्टल साइड है डेंचर की, तो डिस्टल वाली साइड पर हम कीवे देंगे. कीवे मतलब की के लिए वे, और मीजल वाली साइड पर हम की देंगे. इट इज़ सपोज टू बी लाइक दिस. 2 सेट बन गए हमारे पास दांतों के. एक तरफ हमारे पास की वे है, मतलब होल है, की के लिए स्पेस है, और एक तरफ हमारे पास की है. तो ये की जो है, सॉरी, लेट मी मेक दिस अगेन. ये 2 चीज़ें आ गई हैं हमारे पास और इनको हमने यूज़ करना है. तो अब क्या होगा, ये चीज़ जो है ये इसके अंदर जाएगी. So this is keyway mechanism, very famous mechanism in the FPDs for pyre abutments, that is called as tennis mortis. Okay, और इससे क्या होगा, keyway देने की वजह से ये पूरी एक यूनिट नहीं बनी, स्प्लिट हो गई, प्लस ये अब एक टाइप का नॉन रिजिड कनेक्टर है. ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, कैंटिलीवर फोर्सेस जो होंगी इसको टिल्ट नहीं करेंगी. सो दिस इज़ अ मॉडिफिकेशन. Okay, so this arrangement will seat the key into the keyway when subjected to occlusive forces if non-rigid connector is placed at the junction of pyre abutment. Okay, and mesial contact. Occlusive forces will unseat the key from the keyway, but it will not lead to whole of the process is unseating. ठीक है, so a non-rigid connector is avoided when abutment opposes an edentulous spaces और RPD. अब इसमें एक मॉडिफिकेशन है, ऐसे नहीं होगा, आप इसको हर कंडीशन में नहीं दे सकते. अगर मान लो मेरा मैग्जिला और ये मेरा मैंडिबल है, और मान लो ये मैंडिबल में मैंने एक कीवे वाला सिस्टम दिया है, ठीक है, ऐसे सिस्टम दिया है, बट मेरी जो अपोजिंग आर्च है, मेरी जो अपोजिंग वाली आर्च है, जो मैग्जिला वाली है, अगर उसमें कोई दांत नहीं है, इडेंचुलर स्पेस है, या फिर अगर उसमें एक RPD दे रखी है, रिमूवेबल प्रोसेसेस अगर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, अगर एक रिमूवेबल प्रोसेसेस अगर यहाँ पे दे रखा है, तो उस केस में मैं टेंडन मॉर्टिस यूज़ नहीं करूँगी. दिस इज़ बिकॉज ऑफ सुप्रा इरप्शंस ऑफ पोस्टीरियर अबटमेंट विल अकर एंड अनसीट द की. पोस्टीरियर अबटमेंट में सुप्रा इरप्शन होने के चांसेस होंगे, जिसकी वजह से फोर्स लगाएगा जो सुप्रा इरप्टेड टूथ है, और आपका पूरा का पूरा जो पोस्टीरियर आपका पूरा का पूरा जो अबटमेंट है दैट विल अनसीट. तो ये मॉडिफिकेशन याद रखनी है कि इट्स नॉट अ मॉडिफिकेशन, इट्स अ काउंटर इंडिकेशन कि अगर आपकी अपोजिंग आर्च इडेंचुलस है या फिर रिमूवेबल पार्शियल डेंचर है, तो उसमें हम टेंडन मॉर्टिस नहीं देंगे. ओके, इफ पायर अबटमेंट इज मोबाइल, ए रिजिड कनेक्टर शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नॉन रिजिड. लेकिन अगर आपका बीच का पायर अबटमेंट ही अगर मोबाइल है, ठीक है, प्रेडोमिनेंटली वीक है, तो उस केस में जब आप पूरी की पूरी दोगे कास्ट, तो उसमें रिजिड कनेक्टर लगा के दोगे. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन सी कि आपका अबटमेंट कैसा है. एक्चुअली सारी चीज़ें अबटमेंट पर डिपेंड करती हैं. अबटमेंट बहुत सही है, स्ट्रॉन्ग है, तो नॉन रिजिड कनेक्टर दे दो. अबटमेंट सही नहीं है तो आपको रिजिड चीज़ देनी पड़ेगी. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सम टिल्टेड अबटमेंट्स. एज अ नेम इज सजेस्टिंग, अबटमेंट्स यहाँ पे टिल्टेड हैं. वर्टिकल जो उनकी लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन होनी चाहिए उसमें नहीं है. आइदर देर lingually inclined or they are tipped, so they are tilted actually. So tilted mandibular third molars are the most commonly encountered tilted abutments. सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है मैंडिबुलर थर्ड मोलर का. इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पाथ ऑफ इंसर्शन इन टिल्टेड वालों में सिंगल पाथ ऑफ इंसर्शन होना मुश्किल होता है. टू ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ tilted mandibular molars,
Okay, molar abutment. A 5 method can be used. Mesial reduction of third molar, modified partial veneers, orthodontic treatments, non-rigid connectors, and telescope crown. These are the 5 methods that we can use over here. So let's see to them one by one. One is mesial reduction of the third molar. The mesial surface of the tooth is reduced till it becomes parallel to long axis of other abutments. या तो आप उसको दांत को रिड्यूस कर दो और ऐसा उसका सरफेस बना दो जिससे कि उसका जो अबाटमेंट है, जो दूसरा साथ वाला दांत है, उसमें पैरेलल जैसा उसका सरफेस बन जाए, दोनों पैरेलल हो जाए. तो यू कैन डू mesial reduction. Next, you can do, it can be used as a retainer on the distal abutment. Like there is simply a 3/4 crown that has been rotated at 90 degree, and this is prepared such that the mesial undercut is removed and vertical path of insertion is obtained. So either you give a veneer that is 3/4 crown veneer. Okay, so it will be rotated at 90 degree, and it will actually remove that undercut and will give a proper vertical path of insertion. Next, you can do orthodontic treatment. That abutment can be orthodontically altered so that conventional FPD can be used. Like you do some orthodontic procedure on that abutment to make it align again, so that you can do your conventional FPDs. Next, you can do is a non-rigid connector. A non-rigid connector key and key can be prepared parallel to long axis of tilted molar. It has to be prepared according to that tilted molar. And in case of missing mandibular first molar and tinted mandibular second molar, a non-rigid connector placed on distal aspect of second premolar compensates for inclination of the tilted molar. अगर मान लो फर्स्ट मैंडिबुलर मोलर मिसिंग है, सेकंड मैंडिबुलर मोलर टिल्टेड है, और तो अब आप इस केस में क्या कर सकते हो, आपका फर्स्ट मोलर तो मिसिंग है और सेकंड मोलर आपके पास पड़ा हुआ है और यहाँ पे आपके पास सेकंड प्री मोलर है. तो आप क्या करोगे, यू जस्ट गेट अ नॉन रिजिड कनेक्टर and should be placed on the distal aspect here, on the distal aspect of this premolar, second premolar, and compensates for the inclinations of this second molar. So you can use this. You can also use a telescope crown. Here the tilted tooth is reduced considerably. A coping or a retainer is fabricated over the tooth so that it alters the contours of the crown. Actually, you are altering the contours of the crown. So this crown is fabricated with vertical slots and the surface of the coping is left unpolished to facilitate cementation. This coping receives the second crown in vertical direction. So the disadvantages is that aesthetically it's not acceptable because you are making slots and all, as well as it's expensive also and cannot be used for short crowns because the crowns which are actually short, you can't make them. So that is about telescope crowns. Okay. So now let's talk about extensively damaged abutments. Like some abutments are actually really damaged. You can't use them as for good support. So in these cases, the teeth should be restored such that they gain adequate retention resistance to be used as abutment. Like एक अबटमेंट की तरह यूज़ होने के लिए एक दांत में कुछ फीचर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए, पेरिडोंटल स्टेटस उसका अच्छा होना चाहिए, उसकी नीचे की बोन अच्छी होनी चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए उसमें कुछ भी, उसमें प्रॉपर रिटेंशन रेजिस्टेंस फॉर्म्स होनी चाहिए. मतलब इट कैन बी रिस्टोर्ड लाइक टू गेन ऑल दिस रेजिस्टेंस रिटेंशन फॉर्म्स, क्योंकि उसके सपोर्ट से हम बना रहे हैं. अगर ये चीज़ नहीं हो पाती है तो दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज अबटमेंट. So a tooth with shallow superficial multiple caries, okay, involving all the surfaces may require a more extensive restoration than a tooth with deep carious lesion involving more than one surface. So next is that central core of tooth is the cylinder of pulp and 1 mm thickness of surrounding dentine. So this can be also the case, and any carious lesion extending beyond the central core should be restored before fabricating the retainer of FPD. तो या तो आपका जो केरियस पार्ट है वो सेंट्रल कोर के पास ना हो, अगर कोई भी ऐसा लेजन विच इज़ एक्सटेंडिंग बियॉन्ड दैट सेंट्रल कोर काफ़ी डीप है, तो सबसे पहले आपको उसको रिस्टोर करना पड़ेगा विदाउट फैब्रिकेटिंग दैट रिटेनर ऑफ दैट FPD.
ठीक है, तो पहले उस दांत को रिस्टोर करना पड़ेगा। तो अगर दांत ख़राब है ऑलरेडी तो पहले उनको रिस्टोर करना पड़ेगा, फिर उनके ऊपर FPDs बन सकते हैं। Talking about grooves can be placed to provide retentions, and too many grooves may interfere with the seating of full veneers. So grooves should be of at least 1 mm width. Can you see these grooves over here? All these grooves are provided for optimum retention. Okay, so this is how you're gonna place grooves. और ज़्यादा grooves नहीं देना, क्योंकि ज़्यादा दे दोगे तो जो भी full veneer crown लगाना है उसको place करने में प्रॉब्लम होगी। At least 1 mm wide होनी चाहिए। Next, talk about pins. Now, pins retention does not require vertical supragingival tooth structure for placement. It can be used in teeth with adequate axial wall height. Okay, and two types of pins based on the treatment of placement are parallel pinholes, non-parallel pinholes screwed into the dentine. So you should know that it is for a retention purpose and does not require vertical supragingival tooth structure for placement. Okay, so you can see in this picture that how to gain retention with pins. We can form pin ledges also on the parallel surfaces so as to provide a pin retention. Okay, so these are the pins. So after this pins we can see about box forms. It can be used if the proximal lesion on the tooth interface with the placement of retentive groove. So if because of that retentive groove there is a proximal lesion over there, you can form a box forms. Box forms provide both retentions as well as resistance. Both the things have been provided. Then you can see about restorations of endodontic treated teeth. Like if a tooth is endodontically treated, how you gonna be restored? A substantial amount of tooth structure is lost during tooth preparations of endodontic treated teeth. So in this case, a lot of tooth structure has been removed because when we endodontically treat the teeth, we just make up and remove a lot of tooth structure. So that is the reduction of a very good amount of structure of tooth in either the cases of full veneer crowns or all this. In order to increase its resistance and support, a dowel core can be inserted. That is a post core can be inserted. Sometimes because of loss of the tooth structure, that tooth, we can put up a thing in the tooth so that it can retain its bulk and all everything. That is a post core. Dowel cores consist of two parts, namely as dowel and a core. And dowel, that is post, is a screw component, okay, that is inserted into the root canal, and the core behaves like a prepared crown for the placement of a retainer. So we have two things, one which goes inside the tooth, one which is placed on the above part so that a retainer can be joined. That is post core. The canal should be obturated only with gutta percha and not with silver cones because it is easily removed. So use gutta perchas. No longer the dowel, the greater is the retention. More longer the dowel, the greater is the retention. So retention depends on the length. Length of dowel should be equal to that of crown length or 2/3 of length of root, whichever is greater. दोनों में हिसाब से देख लो, अगर क्राउन का लेंथ का है तो बढ़िया है, नहीं तो रूट के 2/3 का अगर है तो उस हिसाब से जोन सी भी चीज़ ज़्यादा है उसके हिसाब से हम चलेंगे. Length of the remaining apical filling should be at least 4 mm. Okay. Cornal portion of the dowel should be encircled at least by 1 to 2 mm of the tooth structure to obtain a ferrule effect and to protect the tooth structure from fractures. Okay. By placing the post, the canal preparation should be done at least with a 30 number endodontic file. If the crown structure is more than 50%, then place a core in the pulp chamber followed by construction of a crown. If the crown structure is less than 50%, retention from root is required, so as a post in the root and a core in the crown. Dowel core crown is advantageous when dowel crown because dowel core can be independently treated as a abutment. Piezo reamer is an instrument of choice for removing the gutta percha for enlargement of the canals. So this whole paragraph is mainly on the dowel core, the post,
Okay, so we'll be discussing it in very much details later. So this is about for this video. Let me show you the pictures also. So this is how it looks, the dole core. That is, you have a one part which is going into the root, that is the dole, and one part which is up coming on that part and joined in the crown area, that is core. So that is dole core. So this is the thing that you have to take in care, a lot of things, that what should be the length of this, either it should be in proportion to root or crown. So you have to take all these things that we have started in this paragraph. So that is mainly to provide the very much bulk to those teeth who are endodontically treated. So these are given in this area, and with this we can have a good support. So this is all for today's video. In the next video we'll be talking about retainers, and if you like it, do recommend to your friends and families who are in dentistry, and do consider subscribing my channel. If you have any comment, you can comment down in the below, and I'll be trying to find the solutions of that. So till then, keep learning, and I'll see you in the next video. Bye bye.